परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विशेष वेबिनार जिसमें हम ध्यान की गहराई में कैसे उतरे। हम ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि हमारा ध्यान में मन लगता नहीं है, इधर उधर के विचार आने शुरू हो जाते हैं, एकाग्रता नहीं आती है। तो आज हम जानेंगे हम ध्यान की गहराई में कैसे उतरे और ध्यान करने से हमें क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या मिलता है। तो इस विषय में हमारे साथ आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कैलिफोर्निया यूएसए से उषा जी जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप उषा जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांखला। एक बार सब करेंगे, हाथ ऊपर करके आलल दे देते और बोलते द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड, यस, ऑलवेज टू बिकम टॉप। हमको बहुत अच्छा रहना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। क्यों कि मैं रोज एमपी के फिटनेस से जुड़कर योगा रोज कर रही हूँ और कल्याणम में जुड़ के अपना कल्याण का मार्ग ढूंढ रही हूँ। तो हम सब स्वस्थ है, मस्त है, पॉजिटिव है और कुछ नया पा रहे हैं। तो आइए आज एक नई श्रृंखला में चलते हैं। नया वर्ष आ रहा है, नए वर्ष का स्वागत करना है हमें। तो हमें कुछ जानना है, कुछ पाना है। क्या खोया वो सोचना है और क्या पाना है उस पर भी चिंतन करना है। तो आज हमारे साथ जुड़ी है उषा जी। उषा जी बेसिकली हमारी इंडिया की है, अपनी है, परंतु अभी यूएस में अपना काम कर रही है। परंतु वहां रहते हुए भी अपनी संस्कृति संस्कार के बारे में हम जानेंगे कि वो कितनी गहराई में इन सब चीजों को जानती है। और ध्यान में मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। देखो आज हम ध्यान सीख रहे हैं, ये परीक्षा सेंटर शुरू होके भी बहुत साल हो गए। उषा जी नॉन स्टॉप 365 दिन, आनंद भाई जी सालों से चला रहे हैं और हमें सिखाने वाले बहुत है, बहुत साधु संत होते, बहुत सारे ध्यान करते। प्रश्न ये होता है कि ध्यान की गहराई में कितने लोग उतरते हैं। तो आप बोलेंगे गहराई में उतरना मतलब क्या करना, तो वही तो हमें जानना है कि क्या होता है गहराई में। ये जानते ही नहीं हम लोग सीखते, करने की कोशिश करते। कल ही मेरी क्लास थी तो सभी महिलाओं का एक ही टोन, अलका जी नहीं मजा आता, बोर हो जाता है, विचार बहुत आते हैं, विचार इतने आते हैं कि क्या ध्यान कहाँ होता है, पता ही नहीं चलता है कैसा होता है। मतलब बहुत डिस्कस किया। तो ये सब की समस्याएं हैं उषा जी। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर हमें मार्गदर्शन करेंगी। हम नारी तो एक ऐसी है कि जो एक अच्छी नारी बनेगी तो आपको पता है वो पूरा घर चलाते, तो पावरफुल, शक्तिशाली, और उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो ये ध्यान हमें बहुत कुछ देता है। इतिहास की एक एक नारी को याद करो, नई क्रांति लाई है, स्वयं की पहचान स्वयं ने ही बनाई है। तो ऐसे ही उषा जी ने अपनी पहचान बनाई है। किस लिए? क्योंकि वो रहती है यूएस में। यूएस का जग आपको पता है कितना अट्रैक्शन वाला जग है और इतने भौतिक मतलब अट्रैक्शन होते हुए भी लगा कि मुझे उषा जी से मिलना चाहिए। तो उषा जी के हम घर गए तो आपको आश्चर्य लगेगा, इनका कोना था, एक कोना, और वो ध्यान का कोना था।
कितनी आश्चर्य की बात है, उन्होंने ऐसा अच्छा एक वृक्ष बनाया था, उसके नीचे बौद्ध था और ऐसे ध्यान की मूर्ति थी, तो इनका एक मेडिटेशन कॉर्नर बनाया, घर में मेडिटेशन कॉर्नर, इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। तो मैं ऐसे देखते ही रह गई, वाओ क्या बात है! मेरा मन वही अटक गया था और फिर मैं नज़र घुमाते-घुमाते देखती रह गई। इनके घर पे बहुत सुंदर पेंटिंग्स थे, इतने सुंदर पेंटिंग्स, वाओ! मैं देखती रह गई और मन में सोचती रह गई, उषा जी ने यहाँ से इतनी सुंदर पेंटिंग कहाँ से लाए इंडिया से? क्योंकि मुझे पेंटिंग बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ढूँढती रहती हूँ। तो मुझे मन में बार-बार बात कर रही पहले, पर मन में ना ध्यान पेंटिंग पे जा रहा है, उसकी लाइव जीवंत दिख रहा था, वाओ! एक फूल दिख रहा था तो उसके ऊपर तो जैसे लग रहा है बिंदु पड़े हैं, पिंक कलर के गुलाबी गुलाब के फूल। तब मुझे रहा नहीं गया, मैंने बोला उषा जी मैं डिस्टर्ब करती हूँ, मुझे ये बताइए पेंटिंग कहाँ से लाए? तो आश्चर्य लगेगा आपको, उषा जी ने खुद ने ये पेंटिंग किए हुए हैं। हर एक पड़ा है और उन्होंने कहा जो गुलाब का फूल बना है उसके ऊपर जो आपको पता है गुलाब के ऊपर ऐसे पानी गिरता है तो एक बूंद जो आती है, वो बनाने में उनको कई महीने लगे थे, वो परफेक्ट नहीं बन रहा था। ऐसे उषा जी, इनका घर देखो सादगी से भरा हुआ है और वातावरण पूरा ध्यानात्मक वातावरण है। अब उन्होंने जगह दूसरी जगह ली और मुझे वहां जाने का मौका मिला तो वो घर ऐसा था कि उन्होंने घर ढूंढते ढूंढते ऐसे ढूंढ रही थी कि जहाँ सूर्योदय दिखे, सूर्यास्त दिखे और बहुत सुंदर मेडिटेशन हो जाए, निसर्ग का अनुभव हो जाए, फिर घर का वातावरण में से तो इनका सारा अंदर का वातावरण मैंने देखा, बाह्य वातावरण देखा, अंदर बाह्य। ये देखिए ये जो गुलाब का फूल है आप देखिए कितने सुंदर बिंदु है इनके, इनके ऊपर ऐसे लगता है कि रियली अभी उसके ऊपर कुछ बूंदे गिरी हुई है। फिर मेरी बातें भी सुनती जाइए, देखिए वाओ! इस क्या तो कमल बनाए और क्या तो वो पानी और दिख रहा है, ऐसा लग रहा है रियल कमल है, रियल है। तो इस प्रकार और सबसे बड़ी बात लास्ट बताती हूँ पेशे से स्टार्ट में इन्होंने शिक्षिका थी, टीचर्स का जॉब किया, टीचर के जॉब के बाद में ये लॉयर भी बनी। कहाँ से कहाँ पहुँचती है महिलाएँ। देखिए लॉयर बनी और लॉयर बनने के बाद अभी अमेरिका में ये टैक्स कंसल्टेंट कर रही है। देखिए कितना सुंदर पेड़, कितना बैकग्राउंड ऐसे लगा है जैसे सूर्य का प्रकाश पीछे से आ रहा है। ये उनके घर पे लगा हुआ पेंटिंग है, तो इतना अमेजिंग पेंटिंग करती है उषा जी और हमें आती है महीने में कुछ दिनों के लिए 8 दिन, 15 दिन जैसे उनकी सुविधा होगी और ये आदिवासी विभाग में जाती है। हमारे समन जी थे, जो समन जी वहाँ गए थे, उनका लेक्चर सुनने के बाद उसको पता चला कि गाँव में शिक्षा चलती है परंतु इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो वो उस गाँव में जाके तो देखिए ये मेरा सबसे प्रिय पेंटिंग है इनका, बहुत सुंदर। मुझे तो ये पेंटिंग देखते ऐसा मैं खो गई थी इसमें कि क्या घर है, क्या झोपड़ी है, क्या कितनी सुंदर पानी और उनमें वो सब सब देख के आई जस्ट लव इट। तो ये सब हमने देख लिए उनके पेंटिंग। तो लास्ट इनकी बात की ये आदिवासी विभाग में समन समन जी ने बताया वहां गांव में बहुत दूर है ये गांव, वहां जाती है और लड़कियों को पढ़ाती है इंग्लिश बोलना। लड़कियां पढ़ाई में अव्वल आती है परंतु इंग्लिश नहीं आने से उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, तो आज उनका कॉन्फिडेंस बोलने के लिए बढ़ाने के लिए और हम सबको भी इंग्लिश सीखना है तो उषा जी सिखा देगी। स्पोकन इंग्लिश इनकी स्पेशलिटी है, तो ये लोगों को इंग्लिश बोलना भी सिखाती है। सिंपल घर में कुछ भी नहीं, खाना पीना भी बहुत रेयर चीजें बनती है, एकदम सात्विक। और सबसे बड़ी बात इनके हस्बैंड इनको इतना कोऑपरेट करते हैं, मैं भाई साहब को देखती हूँ उनको भी नमन करती हूँ मैं। तो वो दोनों सुबह से आपस में मौन रखते हैं, लगभग लगभग वो बोले दोपहर तक पति पत्नी होके भी घर में शांत बात भी नहीं करते हैं और फिर दोपहर के बाद में वो बात शुरू करते हैं। मतलब इतना प्रैक्टिकली व्यक्ति को ढूंढना मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। मुझे लगा नहीं था ऐसी व्यक्ति जिंदगी में प्रत्यक्ष देखने को मिलेगी। तो उषा जी ध्यान में कैसे जाती है, मूल गांव कहाँ से, ये इस तरफ कैसे टर्न होगी। मैं तो नम्र निवेदन करूंगी उषा जी, आप खुद ही अपनी जुबानी से बता दीजिए कि आप ये ध्यान की तरफ कैसे बढ़ गई आप। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतनी गहराई में उतरने के लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ी या आपने उसके लिए क्या किया कि जो आप ऐसे ध्यान के गहराई में गई। हम लोगों का ध्यान में मन ही नहीं लगता है, कई लोग 99% कहूँ तो बुरा नहीं, हाँ अभी 10% लोग करते हैं मन से ध्यान, परंतु ध्यान में मन लगना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने ये इस मंजिल तक कैसे पहुंची, तो आप खुद ही आपके बारे में बता दीजिए। तो यू आर मोस्ट वेलकम उषा जी। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करता है। सभी भाई साहब भाई जी करे मोस्ट वेलकम।
मोस्ट वेलकम, मोस्ट अरहम, यस। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। सब आपका सहर्ष स्वागत करती है। दुबई से चंदू जी भी जुड़ी है, अशोक भाई दुगर जुड़े हैं दिल्ली से, मंजू मनोज भैया पुणे से, तो सारे एरिया से, ये पुणे से ही है, मनोज भैया आपके पुणे से ही है, और सुचिता जी भी जुड़ेगी। तो चलिए उषा जी, माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ। और अब आपका उषा नाम है, उषा। तो एक उषा की नई किरण नए वर्ष के लिए आप हमारे जीवन में लाएगी, इसी आशा के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। नमस्ते आनंद भाई, नमस्ते अलका जी। नाइस, बहुत बहुत मुझे खुशी है कि मैं आपसे कुछ अपने, मैं एक बहुत छोटी सी जीव हूँ, मतलब थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेफिनेटली, शायद किसी का फायदा हो जाए। जहाँ तक मेरा ऐसा है कि से ही मुझे इस तरफ स्पिरिचुअल जो होता है, आध्यात्मिक जो होता है, मेरा बहुत शुरू से। तो बचपन में स्कूल में हमारे किताबें होती थी, विवेकानंद, माँ शारदा, रामकृष्ण परमहंस, ये सब मैंने बचपन में ही पढ़ ली थी स्कूल के अंदर, काफी सारी किताबें थी। फिर कॉलेज में गई, कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई। फिर बाद में लेकिन दिमाग में हमेशा रहता था कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, मतलब हमेशा ये सर्च, हमेशा निरंतर मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा ही, मतलब। फिर थोड़े सालों बाद फिर मैंने ओशो को सुना, फिर मैं कई धर्म गुरुओं को सुना, यहाँ सुना, कई योगा सेंटर्स में जाके, बहुत सारे सेंटर्स में जाके मैंने सीखा। बहुत मेरा एक काफी, मतलब कि जब भी मौका मिलता मैंने ये किया, अपनी पढ़ाई करती, काम जॉब पे करती, लेकिन ये साइड में मेरा ये चलता ही रहा, मतलब। लेकिन मुझे जब ज्ञान, मुझे एक्चुअल में जब ये नॉलेज आया, जब मैं ध्यान शुरू किया, तब तक मुझे यही था कि बस सब ऊपर ही था, मतलब जब तक ध्यान मैंने नहीं शुरू किया तब तक मुझे कोई तरह का ज्ञान नहीं आया, मतलब कुछ ही, मुझे बिल्कुल भी, मुझे जब ध्यान करना शुरू किया तो मुझे समझ आई। तो शुरुआत में ऐसा हुआ कि जैसे कि जैसे बोलते ओम का साउंड है, ठीक है ना, तो मैंने शुरुआत की ओम के साउंड से। ओम का साउंड मैंने बोला देखो जरा ओम बोलने से होता क्या है, मतलब। तो फिर मैं घंटों बैठती थी ऐसे, सिर्फ ओम करती थी। फिर मैं बोला चलो देखती हूँ, ओम ओम करती थी, देखती थी मेरे भीतर क्या होता है, मतलब। फिर मैं दूसरे दिन बोला चलो मैं आज टोम बोलूंगी। फिर मैं टोम बोलने लगी। फिर मैंने योम बोला, फिर मैंने मोम बोला। तब मुझे मालूम पड़ा कि ओम में जो शक्ति है वो किसी भी में नहीं है ना, ओम, वो एक ओम में ही अपना इतना पावर था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसका पावर ऐसा है कि अंदर से आपकी, मालूम पड़ता है कि आपके एक तो साउंड, आपकी एक पूरी ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जाती है, एक तो वो, दूसरा एक अंदर से एक साउंड आती थी, मतलब। तो मुझे लगने लगा कि ये तो दूसरे जब कुछ बोलते तब नहीं होता, सिर्फ ओम में ही होता है ये। तो फिर मैंने ऐसे कर करके, फिर मेरे को ऐसा हुआ कि फिर मैं मेडिटेशन में सीरियसली मेरा शांत करके मैं ऐसे बैठने लगी। भगवत गीता के अंदर ऐसे बताया गया है कि भाई आप बैठो आसन पे, और आपके नाक के जो टिप पे यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, और फिर जस्ट लेट थिंग्स हैपन। सो मैं ओम का चैंटिंग करती थी और मैं इस तरह से बैठने लगती थी। तब ऐसा होता था कि ये सब करती थी तो शरीर में बिल्कुल जैसे थोड़ा टाइम बाद में पूरी ऊर्जा का, मतलब फ्लो होना शुरू हो जाता था शरीर के अंदर। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये तो, मतलब कि तब मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, ये जो भी ज्ञान है मुझे इतना ही ज्ञान था, मतलब। फिर ये हुआ ऐसे कि मेरी आस्था कैसे बढ़ी, मतलब इस मामले के अंदर आस्था ऐसे बढ़ी कि मेरे को क्या होता, मेरा जो अंगूठा है पैर का, राइट अंगूठा, राइट लेग का, उसमें था कि फंगस हो गया था। तो वो मेरा 2-3 साल चला और हर विंटर के अंदर मुझे तकलीफ होती थी, मतलब। तो फिर मुझे ये ऐसा था कि मैं हर विंटर आती थी, ठंडी का मौसम आता था, तो फिर मैं अपना अंगूठे को मैं पानी के अंदर विनेगर और सॉल्ट डालती, वार्म वाटर में अपना पैर रखती थी और ठीक हो जाता था। फिर बाद में थोड़े दिन हुए, फिर वो पेन शुरू हो जाता था। ऐसे 3 साल चला। तो फिर मैं डॉक्टर्स के पास, मैं इंडिया, मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर्स है, 15 डॉक्टर्स है मेरी फैमिली के अंदर, इंडिया के अंदर। तो मैं वहाँ जाती, फिर मैंने पूछा कि मेरा ये प्रॉब्लम, फिर यहाँ से मैं ये क्या करूँ, मतलब कि मतलब फंगस का वो एक स्प्रे लेकर आओ, उसको स्प्रे करो तो तुम्हारा ये अंगूठा ठीक हो जाएगा। तो थोड़े दिन किया, फिर भी कुछ हुआ नहीं, मतलब फिर वो पेन शुरू। एक दिन मैं सोफा पे बैठी थी तो मैंने सोचा कि मे बी मैं जो सुबह ध्यान करती हूँ, तो ध्यान के वक्त मेरे में जो शरीर में जो ऊर्जा जो आती है, मे बी ऊर्जा से शायद मेरा ये अंगूठा ठीक हो जाए, मुझे ऐसे लगा। तो फिर मैं सुबह उठी, मैं हमेशा की तरह मेरे को, मतलब ऐसा था कि एडिक्शन का हो गया था, मतलब ध्यान करने का। मैं उठी और वही जो बिल्कुल, फिर मैंने ये जो अपना वैसे जो जैसे भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता में बताया कैसे ध्यान करना, वही मतलब बैठना, उसमें पद्मासन में बैठना और सिर्फ चुपचाप से ऐसा ध्यान करना और नाक की उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना। पूरी ऊर्जा का संचालन, पूरा शरीर में ऊर्जा शुरू हो गई।
शुरू होने के बाद मैंने सिर्फ 1, 2 या 3 सेकंड के लिए मैंने क्या किया, ऊर्जा से मैंने अपने अंगूठे को मैंने वहाँ पे फोकस किया, मैंने उस ऊर्जा को मेरा बस मेरा ध्यान वहाँ लेकर है। उस दिन के बाद से आज तक मेरे को वो अंगूठे में फंगस नहीं हुई। वो मेरा ऐसा लगा मेरे लिए ऐसे चमत्कार सा हो गया कि मैं इतना टाइम 3 साल तक मैंने सफर किया, डॉक्टर्स ने जो बोला वो मैंने किया और वो कोई किसी चीज का मतलब मेरे को उसका असर नहीं हुआ। और ये 1 सेकंड के अंदर मैंने इतनी ऊर्जा संचालित, इतना शरीर में इतना पावर है, ये तो मुझे रियलाइज हुआ। तो फिर मेरे ये जो अंगूठा एक मतलब हार्डली कुछ 2 या 3 सेकंड के लिए मैंने कॉन्सेंट्रेट किया उस अंगूठे का, जब ये ऊर्जा शुरू हुई तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ मेरे शरीर के साथ में कि ये इतना पावर है अपने अंदर। फिर दूसरा बात में थोड़े महीनों बाद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे को हो गया फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि आपका ये जो यहाँ पे दुख मतलब शरीर ये शोल्डर दुखना आता है, मेरा जैसे लेफ्ट हैंड में दुखना आ गया था। उसमें क्या होता है कि हाथ पीछे की तरफ ऐसे करो तो आपका बहुत दुखता है, आप कुछ नहीं, हाथ पीछे कर ही नहीं सकते, मतलब आप कपड़े नहीं पहन सकते ऐसा करके, मतलब ऐसा। तो फिर मैं दूसरे दिन फिर मेरा हाथ मतलब फिर मैं मेडिटेशन में बैठी दूसरे दिन सुबह उठकर। तो फ्रोजन शोल्डर में ऐसा होता है कि हाथ की अगर पोजीशन आगे की तरफ है तो कोई पेन नहीं होता उसमें। पोजीशन पेन कभी होता है जब आपका हाथ पीछे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे ये पोजीशन में आपको पेन होता है। तो फिर मैंने ये सुबह मेडिटेशन में बैठी तो मेरा पोजीशन तो इस तरह था फ्रंट की तरफ। तो थोड़ा वही फिर से ऊर्जा जब शुरू होगी शरीर में शुरू हो गई तो पता पड़ा कि हाथ इस पोजीशन में हाथ इतना दुखा, यहाँ इतना दुखा, बहुत पेन हुआ मेरे को, इतना दुखा कि मेरे को मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने सोचा ये ऐसे कैसे हो गया, हाथ तो मेरे फ्रंट में था तो ये ऐसे कैसे हो गया। तब मुझे पता लगा कि ये जो ऊर्जा जो मेरे शरीर में जो ऊर्जा का संचालन हो रहा था, ऊर्जा यहाँ पे धक्का मार रही थी यहाँ पर और वो ट्राइंग टू पुश, तो यहाँ जो ऑब्स्ट्रक्शन था इट वाज ट्राइंग टू पुश दैट एंड देयरफॉर मतलब कि इट वाज पेनिंग मी सो मच, यू नो। तो मेरा 7 दिन मुझे लगे, मैंने मेडिटेशन किया और ये मेरा शोल्डर इस तरह से ठीक हो गया। नॉर्मली अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो 6 महीने लग जाते हैं इसको ठीक होने के अंदर, पर 7 दिन के अंदर मेरा ये ठीक हो गया। तब मेरी और मतलब कि मेरी आस्था और बढ़ गई। तो फिर मैंने ये मेरे जो इस तरह के मैं एक्सपेरिमेंट करती गई, डे टू डे नए एक्सपेरिमेंट्स करती गई मैं। तो दूसरा ऐसे हुआ कि फिर मैंने सोचा कि फिर मैं ऐसा होता है ना कि जब आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आपने कोई इच्छा हो, डिजायर हो, तो कहते हैं कि वो आगे वाला रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो फिर मैं वहाँ पे गई, मैं जयपुर गई थी, तो वहाँ पे जयपुर में पास में एक आश्रम है मतलब, तो वहाँ पे मैं 4 दिन के लिए गई थी। तो वहाँ जाके मैं सुबह जाती थी 5 बजे उठकर सीखने के लिए, वो लोग सिखाते थे सब सूक्ष्म व्यायाम वगैरह। तो तब मैंने पहली बार वहाँ जाके देखा तो पतंजलि योग सूत्र के सारे सूत्र वहाँ पर पूरे के पूरे दीवारों पे लिखे हुए थे। तो मैंने पहली बार मैंने देखा कि, और वो किताब मैं एक्चुअली जाने से पहले किताब पढ़कर गई थी, तो ट्रांसलेशन था बीके अयंगर का, मैं वो किताब पढ़कर गई थी। वहाँ जाके देखा तो सारे सूत्र वहाँ पे पूरे दीवारों पे लिखे हुए हैं। फिर बाद में मैंने वहाँ जाके उनका जो मॉर्निंग में सुबह सूक्ष्म व्यायाम सिखाते थे, सूक्ष्म योग वगैरह वो सिखाया, मैं उनके वहाँ सब सीखा। फिर वहाँ की जो हेड थी मिसेस पुष्पा, डॉक्टर पुष्पा करके, मैं उनको मिलने गई। तो फिर मैंने यूँ इनको पूछा, आपके पास कुंडलिनी की कोई किताब है क्या आपके पास? थोड़ी वो सरप्राइज हुई, मुझे ऐसे देखना है क्या है करके। तो फिर वो किताब मैं उसे लेकर आई। फिर मैंने ये सोचा कि चलो ये कुंडलिनी क्या होता है, चलो ये भी देख लेते हैं करके। अलका जी, मेरा ऐसे आवाज आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रही है, अच्छी आ रही है। तो फिर मैंने 6 महीने साधना की कि पहले और कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं बैठती थी कि कुंडलिनी देवी प्रकट हो जाए, बस इतना ही। तब फिर जाके जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत मतलब कि गजब का एक्सपीरियंस हुआ मुझे, कि मुझे ऐसे पता पड़ा कि अपने शरीर में जैसे इतनी रोशनी मेरे शरीर में से बाहर आई कि जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सूरज की जैसे रोशनी आती वैसे की वैसे, और मेरी आंखें में बंद करी, जो मुझसे बिल्कुल जैसे आंखें, लेकिन मेरी आंखें बंद थी तो भी मेरे से मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खैर ऐसे तो फिर और भी बहुत एक्सपीरियंस होते गए और मेरी आस्था बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई, ऐसा हुआ ये सब। तो अब तो यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं सुबह 2 या 3 घंटे में बैठ के ध्यान नहीं करूं, ऐसे कभी कोई दिन ऐसा नहीं होता कि वो बिना उसके मेरा शुरू नहीं होता मेरा दिन। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है मेरे, बहुत हर बार नया एक्सपीरियंस बात है। बहुत बहुत बढ़िया।
यही तो बात होती है, सच्चा ध्यान है। सभी ध्यान से सुनिए, हम सीखते हैं, परंतु वो प्रैक्टिकल में इस तरह जब तक नहीं आता। मैं कहती हूँ कि मैं भी इतनी ध्यान में नहीं उतर सकती। मैं कई बार हम वही मैं प्रभु का बताना चाहती हाँ, मैं बताना देखिए ध्यान का प्रॉब्लम कहाँ होता है हमारे साथ में, सबसे पहले ये होता है कि हमारा खाना। अब और मैंने आपको ये बता देती हूँ कि भोजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हो, शरीर में आपके क्या जा रहा है, क्योंकि एक तो ये है कि अपने को ऐसा खाना खाना है जिससे ऊर्जा मिले और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो शरीर के अंदर, रुकावट नहीं हो। तो मैंने क्या हुआ कि मैं देखिए मैं सब खाती थी, प्याज खाती थी, आलू खाती थी, मैं गार्लिक खाती थी, मैं सब चीजें खाती थी जो मैं जैन परिवार में हुई, लेकिन मैं सब खाती थी। जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो मुझे तब मुझे जानकारी हुई कि आलू खाने से क्या होता है, प्याज खाने से क्यों नहीं मना करते हैं, कि गार्लिक खाने से क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सब छोड़ दिया, एक एक करके मैंने सारा छोड़ दिया। मैंने आलू का जब खाया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे शरीर में इतना अवरोध होता है, ऊर्जा जो फ्लो होती है, इतना ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि मेरे को मतलब बर्दाश्त नहीं होता था। आलू खाने से ऐसा होने लगा। तो दैट वाज द एंड ऑफ इट। मैंने कभी उसके बाद आलू नहीं खाया। प्याज से मुझे ऐसा हुआ कि मैं प्याज खाती, जैसे मैंने उत्तपम बना के खाया मैंने, तो दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम क्या बात हो गया, बिना कारण में इतनी मतलब कि मायूस हो गई, मतलब और कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हुआ क्या मेरे साथ, जैसे कि कोई जैसे बोलते हैं ना एकदम एनर्जी, मतलब ऐसा लगा आज क्या पता नहीं कहाँ दुखी से होगी। मतलब मैं बोला हुआ क्या, मैं कुछ कारण नहीं, कुछ नहीं हुआ कैसे। तो मुझे समझ में नहीं आया तब कि प्यास से हुआ ये। फिर मैंने थोड़े दिनों बाद फिर से मैंने खाया तो फिर वो की वो सिचुएशन। तब मुझे पता पड़ा ये तो प्यास से मेरे तरफ मेरे शरीर में इतना नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो मैंने प्याज छोड़ दिया। फिर मैंने गार्लिक खाया तो मुझे लगा कि मुझे कंसंट्रेशन नहीं होता, मॉर्निंग मेरा ध्यान नहीं हो रहा है। वही फिर मैंने गार्लिक छोड़ दिया। ऐसे करके मैंने सारा जमीकन छोड़ दिया टोटल, धीरे धीरे। अब मैं जमीकन नहीं खाती हूँ, सिवाय एक गाजर खाती हूँ कि मुझे उससे अभी तक कुछ नुकसान पता नहीं पड़ा है। एक गाजर में खाती हूँ और थोड़ा सा अदरक होता है वो खाती हूँ। तो मैंने इस सारे जमीकन छोड़ता, मुझे मालूम पड़ा कि ये जैन धर्म क्यों मना करते हैं चीजों के लिए। और दूसरा एक ये था कि मैं हमेशा खाना जल्दी खाना चाहिए अपना, वो बिल्कुल सही बात है। सुबह आपने कि सूर्यास्त के पहले मैं खाती हूँ और मेरा खाना शाम का बहुत लाइट रहता है। और तो वो इसलिए कि आपका खाना मॉर्निंग का डाइजेस्ट हो जाए, तो आपके मतलब शरीर में आप वो ऊर्जा जनरेट हो और आप ध्यान कर सको सुबह। दिस इज द होल, मतलब दिस इज द होल साइंस बिहाइंड व्हाट वी हैव टू ईट। ईट हेल्दी फूड, ईट आपका लंच बराबर हो, ब्रेकफास्ट ठीक हो, लेकिन शाम का खाना कम खाओ, शाम सूर्यास्त के पहले खाओ। और ये जो मत खाओ, ये सब चीजें अगर आपको ध्यान करना है तो आसानी से ध्यान लग जाता है और आपको लिटरली यू कैन गो टू डिफरेंट लेवल्स, हायर लेवल्स। इजी नहीं तो ये रोज का स्ट्रगल हो जाता है। आपको ध्यान नहीं कर पाओगे, आप मिर्ची मसाले खाओगे, तला हुआ खाओगे, ये सब आप सब शरीर में अवरोध करता है सारा का सारा। ये जो एक सात्विक आहार होता है ना, वो बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि सात्विक आहार खाना चाहिए अपने। तो उसके लिए सही बहुत बात। आपको खाना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला। देन आप सुबह और सबसे ध्यान करने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग 4:30, 4:30 बजे। आप 4 बजे उठ जाओ, 4:30 बजे आप फटाक इमीडिएटली ध्यान लगता है। वही अगर आप 6-7 बजे उठो तो बहुत टाइम लगता है। 4:30 बजे ये ध्यान बहुत इमीडिएटली आपको बहुत स्पीड से लग जाता है, क्योंकि बॉडी पूरी शांत हो जाती है। और आपका वो बोलते हैं जैसे ब्रह्म मुहूर्त, वो बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही बताया है। 4:30 बजे आप 4 बजे उठो, 4:30 बजे देखो 5 मिनट के अंदर आपका ध्यान लग जाएगा। बट उसके पहले आप आहार क्या है आपको वो बिल्कुल बहुत क्लोजली यू हैव टू वॉच, ऐसा है वो। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत फरमाई। यही प्रॉब्लम सबकी मुझे लगता है मेन यही है। उषा जी परफेक्ट बताया आपने, बहुत धन्यवाद। यस बताइए। अच्छा, दूसरा एक ये है कि ध्यान करने के टाइम पे अभी देखो सुबह 4:30 बजे तो बहुत शांत रहता है, सब कुछ शांत रहता है, आपका शरीर भी शांत रहता है, बाहर वातावरण शांत होता है, तो ध्यान आसानी से लगता है, ठीक है ना। ना थोड़ा सा लेट हो गया, अब तो ध्यान नहीं लग रहा, तब करो क्या। तो अभी जैसे आप करवाते हो कायोस्वर, मैं क्या करती हूँ कि मैं करती हूँ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने की स्टाइल बताती हूँ, आप सब जानते हो अनुलोम विलोम, हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसको इतना स्लोली करती हूँ कि अंदर की जो हवा अंदर जा रही है बाहर आ रही है, इनहेल एक्सेल जो करती हूँ इतना स्लोली करती हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा बाल हो वो भी मतलब कि वो भी नहीं, वो भी मतलब वो भी डिस्टर्ब नहीं हो। एक फेदर जो होता है ना वो भी डिस्टर्ब, इतना स्लोली करो आप सिर्फ 3 मिनट करो, सब शांत हो जाता है। सिर्फ 3 मिनट करना, बिल्कुल इतना स्लोली करना, इतना स्लोली करना कि यहाँ से हवा आ रही है जा रही है, वो सिर्फ अपने मतलब हल बहुत स्लोली कि यहाँ पे कुछ फेदर रखा हो तो वो भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बाल हो उसका भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्लोली करो, बस 3 या 4 आप राउंड्स करोगे उसमें आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। कायसर करते हैं बहुत अच्छा है, मैं भी करती हूँ ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जो मैं ये टेक्निक में अपने आप में सोचती हूँ कि तो बहुत, क्योंकि आपका जो विचार है, आपके विचार और आपके श्वास का बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
अगर आप गुस्से में हैं तो आपका श्वास बढ़ता है, आप शांत हो तो श्वास धीरे होता है। तो क्यों नहीं श्वास ही धीरे करते हो तो सारा धीरे हो जाएगा ना, ऐसी बात है। आपके विचार और आपका श्वास, उसका कनेक्शन। बहुत तो बढ़िया। आप ये बिल्कुल स्लोली करोगे, आप 5 मिनट करोगे तो सब शांत हो जाता है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर आपको मतलब ये है कि मेरी तो बहुत ज़्यादा आस्था है, तो मेरे लिए तो बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है। तो बिल्कुल मैं आपको क्या नतमस्तक जो बोलते हैं ना, बिल्कुल अपने आप को भूल जाना है। वो एक वो स्टेज है कि एक तो विचार चले जाएँगे, तो आपका मतलब कि आपके लिए आप बिल्कुल मतलब आप नॉन एक्सिस्टेंट हो। विचार ही सब अहम है, विचार है, जो भी है आप में मतलब। तो उसकी वजह से आप में ऐसा यू आर एक्सिस्टिंग बिकॉज़ ऑफ दैट, बट इफ दैट गोज़ अवे देन योर एक्सिस्टेंस आल्सो विल डिसअपीयर। ऐसा है ना वो। तो आप ये धीरे-धीरे एकदम शांत सब जब हो जाता है, तो आप बिल्कुल आप खुद अपने आप को भी भूल जाते हो। उसके टाइम पे आप फिर जो आपके भगवान हैं, आपके मंत्र है, ध्यान है, तब आपका ध्यान स्पीड से लगता है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि जैसे कि मैं ओम का तो मैं पहले तो ये करूँगी, पहले थोड़ा 5 मिनट के लिए, इवन 3 मिनट 4 मिनट करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। उसके बाद बस फिर अपना ओम का जाप करती हूँ। फिर मेरे को जो मतलब कि ऐसा है कि मैं अलग-अलग मंत्र पे एक्सपीरियंस करती हूँ। जैसे कि मैं गायत्री मंत्र पे एक्सपीरियंस किया मैंने। फिर मैंने अपना गणपति गणेश जी भगवान का विश किया है। फिर मैं नमोकार मंत्र पे करती हूँ बहुत। एक जैन नमोकार मंत्र है, एक अपना दिगंबर है। उन दोनों में क्या अंतर है, तो वो भी मैंने काफ़ी मेडिटेट किया कि क्यों उनमें 5 लाइनें हैं, यहाँ पे क्यों 10 लाइन 12 10 लाइनें हैं और क्या है उसके अंदर? क्यों इस तरह से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं दिगंबर का करूँ 5 तो उससे क्या होगा मेरे पर? अगर मैं पूरा ये करूँ श्वेतांबर का तो उससे क्या? तो वो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो हर चीज़ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, हर हर चीज़ के ऊपर और अभी तक मेरा एक्सपेरिमेंट चालू है और मेरे को बहुत थोड़ा-सा ज्ञान है लेकिन मेरा खुद का अनुभव है, इतना ही फ़र्क है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उषा जी भी जैन है और वैसे बेसिकली ये ससुराल है इनका बॉम्बे में है। 1998 में वो यूएस में आई है। तो उषा जी यूएस में आते क्या होता है क्या, जब अभी तक जितने भी परिवार देखे, खुद के बच्चे भी है, तो इतना अट्रैक्शन होता है, इतनी सारी दुनिया। अभी इंडिया में तो देखो ज्यादा ही है संस्कार संस्कृति के साथ में, इतने प्रोग्राम, शादियाँ, लोगों का आना-जाना रहता है, परंतु इतना यूएस में लोगों का आना-जाना नहीं रहता है। और कैसे बदला, मतलब कैसे आपको नहीं, इतना सारा नहीं, संयम आया? अंकल जी मैंने बदला नहीं, मैं ऐसी थी। मैं एक बात बताती हूँ यूएस में क्या प्रॉब्लम है। यूएस में हर इंडियन परिवार का ऐसा है कि वो सैटरडे संडे पार्टी करते हैं, हर इंडियन परिवार। यहाँ पर आप जब चले जाओ सैटरडे के दिन को 10 परिवार मिलेंगे, वो खाना लाते हैं, खाते हैं, जाते हैं और संडे के दिन करते हैं, फ्राइडे इवनिंग करते हैं, सैटरडे इवनिंग करते हैं और संडे के दिन करते हैं, ठीक है ना? हमारे साथ हम जब यहाँ आए तो मुझे पहली बार बुलाया था इसके लिए, मुझे भी बुलाया था, मैं भी गई थी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं रात को मतलब कि वो खाना 10 बजे खाते हैं एक तो और फिर आप घर आए हो रात के 2 बजे आप घर आते हो और 2 बजे के बाद में ये लोग तो उठते हैं 10 बजे और मैं उठती हूँ सुबह के 5 बजे। और मैंने रात में आज तक कभी खाना नहीं खाया, ना मेरे पास इस तरह की बातें करने के लिए कि भी मैं ये सब बातें करूँ। मैं सिर्फ मैं एक बार गई थी, पहली बार एक बार गई थी, उसके बाद मैंने बोला कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं ये कर नहीं सकती हूँ, मेरे पास कोई टाइम मेरे पास खराब करने के लिए नहीं, मेरे वीकेंड मेरा कोई मैं वीकेंड जाके मैं एक तो मैं रात को मैं और प्लस मैं खाना बहुत पर्टिकुलर हूँ, मैं ये सब खाती नहीं हूँ जो पार्टी में होता है, मैं खाती नहीं हूँ बिल्कुल। और मैं रात को मैं 2 बजे घर पे सोऊँ और मैं उठूँ और दूसरे दिन मैं पूरा दिन खराब करूँ अपना। मैं एक बार गई सिर्फ, उसके बाद मैं बोला नहीं मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। आप भले हमारे घर आ जाओ, हम बात करेंगे लेकिन ये पार्टी में मैं नहीं आ सकती। मैं कभी नहीं गई इसके लिए और मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ, बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं बस एक मेरे को जितना ज़रूरत उतना लेती हूँ, उतना खत्म। उस साल में मैं 2 साल में एक बार गई हूँ तो गई, ज़रूरत की चीज़ होती है लेकर आती हूँ। मैं कभी भी शॉपिंग नहीं करती हूँ। बहुत मुझे ज़रा बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। पर आप और एक ना बताइए, आप एक बात बताइए, आप भी उषा जी भी जैन है। आपने जो बताया कि जनरली हम लोग 5 लाइन का ही नौकार मंत्र करते हैं और आप दिगंबरी में होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ तो और मैं क्या लगा? वो जानना ज़रूरी लगता है मुझे। वो बहुत डिफिकल्ट वो है इसका आंसर बहुत मतलब मुझे बहुत समझाना पड़ेगा समझाना क्या है कि देखो दिगंबर जो होता है वो नमो बोलते हैं, नमो अरिहंताणम, ठीक है ना? दिगंबर लोग नमो सिद्धाणम और और वो 5 ही लाइन बोलते हैं। तो नमो मतलब फर्स्ट 5 लाइन बोलते हैं, उनके बाद में वो सब नहीं है, सो पंच नमोकारो नहीं, दिगंबर लोग वो नहीं बोलते हैं। जबकि श्वेतांबर बोलते हैं नमो अरिहंताणम और एंड तक पंच नमोकारो पूरा बोलते हैं, ठीक है ना? पूरा है ये। अब ये 5 ही लाइन और ये इतना बड़ा मंत्र क्यों है? ये तो जो मंत्र जो है ना, ये नमोकार मंत्र का बहुत ज़्यादा पावर है और दोनों का पावर है, सच बात तो ये है।
तो अब ये है कि अभी मैं आपको बोलती हूँ मैं ध्यान में कैसे उतरती हूँ, मैं ध्यान में बताती हूँ मैं कैसे उतरती हूँ। जैसे कि मैं सिर्फ क्या करूँ, मैं जैसे कि करूँगी जैसे न और म बोल, ये मैं एक बता देती हूँ कि जो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि जो 12 जो अपनी वर्णमाला है, ये एकदम डिवाइन है, ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ये जो वर्णमाला है अपने अ ई है, क ख ग घ है, ये सब ये क ख घ इतना इतना नहीं है, ये डिवाइन चीज है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक अल्फाबेट बोलो, जैसे क बोलो या फिर आप र बोलो, कि कोई भी बोलो आप देखोगे कि उसमें जब आप क बोलोगे तो आपके वो पूरे शरीर में वो एक ही जगह, वो उसका रास्ता एक ही है उसका। र का रास्ता पूरे शरीर में एक ही रास्ता है उसका। आप वो बोलो तो इसकी, और आप जब श्वास लेते हो तो क का जब श्वास लोगे तो आप देखोगे, आप खुद एक्सपीरियंस करना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। आप देखिए, अब जितना जितना मतलब कि आप जैसे वो बोलोगे, वासुदेव का वो है, मतलब मैं हिंदू धर्म में भी मैंने बहुत एक्सपीरियंस किए, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। तो ये मैंने सोचती थी कृष्ण भगवान का नाम क्यों इतना, गीता के अंदर कृष्ण क्यों नाम क्यों इतना बार बार, कृष्ण जो नाम है, ये जो मंत्र जो होता है, मंत्र का हर अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 1 अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा वो कॉम्बिनेशन वो बहुत पावरफुल होता है। तो क्यों इतना पावरफुल होता है, क्या होता क्या है उससे, मतलब कि तो फिर अभी होता ये है कि जैसे कि अपने ये बीज मंत्र है, जैसे कुंडलिनी के जैसे बताते हैं सारे सातों उनके चक्रों के जो बीज मंत्र है, एक एक बीज मंत्र का पावर क्या है, मतलब क्यों, मतलब कि व का क्या पावर है, र का क्या पावर है, और य का क्या पावर है, और क्यों अपने शरीर में जाता है तो र से क्या होता है, ये तो मैंने इस पे तो अब अच्छा जी देखिए, अब मान लो कि एक शब्द है जैसे नमो, अपना नमो, जब आप नमो बोलोगे तो आप ध्यान, जैसे मैं ध्यान में कैसे उतरती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं न बोलती हूँ तो मेरा श्वास कहाँ जा रहा है। पहली बात तो कौन से नॉस्ट्रिल से जा रहा है, इधर से जा रहा है कि यहाँ से जा रहा है, नाड़ी एक्टिव हो रही है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि न बोलूंगी तो हर बार आप देखोगे तो न वहीं से वो की वो नाड़ी एक्टिवेट होगी, म बोलोगे तो वो की वो एक्टिवेट होएगा। हर हर अल्फाबेट का अपना महत्व है अपने शरीर का। तो वो मैं ध्यान रख के देखती हूँ कि नमो अरिहंताणम किया मैंने, तो फिर क्या हुआ, फिर क बोला तो क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे मतलब कि हर अल्फाबेट का मैं ये उसका मैं फॉलो करती हूँ। एक एक जैसे ओम बोला तो मैं ओम को फॉलो करूंगी, नमो बोला तो नमो को, पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगी, काफी टाइम करूंगी, एक दिन नहीं, मैं 10 दिन, तब जाके मुझे पता पड़ा कि नमो हंताणम का कितना पावर है, क्या होता है उससे। और अब जैसे कि उपसर्ग का क्या होता है, लोगस क्या होता है, तो मैंने इस एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन मैं शुरुआत एकदम छोटे छोटे शब्द से की, नमो से की सिर्फ, जैसे की, या फिर मैं ओम से, सब पहली बात तो शुरुआत ओम से की, लेकिन फिर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती, क्योंकि नमो का मंत्र, नमो का क्या क्या होता है मेरे शरीर में, उससे क्या हुआ मेरे को पूरे, फिर मैंने ध्यान मालूम पड़ा कि मेरा ये नमोवार मंत्र से क्या हुआ मुझे, ये सब एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपका शरीर को आपको तैयारी करनी है, तो शरीर को तैयार करने का सबसे पहला है कि भोजन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, मैं भी हर रोज करती हूँ। उससे क्या हो रहा है कि एक तो भोजन सबसे पहला, दूसरा आसन प्राणायाम करने से क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आप सटल लेवल पे सब ये आपके ये फ्लो ऑफ एनर्जी आप उसको रिलीज कर रहे हो। और फिर सटल मंत्र से क्या होता है, सटल लेवल पे एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता है शरीर, ऊर्जा जो है आपकी, जो नीचे से ऊर्जा ऊपर जानी चाहिए, ऊर्ध्वारोहण होना चाहिए उसका ऊर्जा का। तो नमोकार मंत्र ये करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो सब किसी और दिन भी बात कर सकते हैं, ऐसी बातें, वो बहुत डिटेल का सब्जेक्ट है। क्योंकि शुरुआत मैंने ऐसे की कि मैंने नमो बोला तो क्या हुआ मुझे, ओम बोला तो मेरे शरीर में मुझे क्या फर्क पड़ा, मैंने ये देखा कि मेरे को ओम बोलने से क्या फर्क पड़ा, मेरे को नमो बोलने से मेरे को क्या फर्क पड़ा। और नमो, मैं सिर्फ नमो हंताण पे सिर्फ मैं करती थी, सिर्फ 10 दिन तक करती, ये बोलने से मेरे क्या हुआ मुझे, ऐसे कर करके फिर मुझे मालूम पड़ा। फिर मैंने सोचा दिगंबर का 5 लाइन का क्या होता है, उसमें क्यों ऐसा गड़बड़ है क्या उसमें। फिर उसके ऊपर फिर मैंने मेडिटेट किया, मतलब ध्यान किया ऐसे। तो ऐसे ऐसे करते मैंने कई वो संग पे मैंने किया ध्यान, फिर बाद में मैंने रोगस पे किया, फिर मैंने हिंदुओं की गायत्री मंत्र पे किया, और वासुदेव गायत्री पे किया, फिर अपना इसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, त्रयंबकम यजाम मृत्युंजय मंत्र पे किया। तो इस तरह मैंने एक्सपेरिमेंट करते करते गई, तो मुझे मालूम हाँ पावर है, क्या है ये सब, मुझे सब समझ में आने लगा सब। अभी इसके लिए मुझे बहुत गहरे उतरना पड़ता है, तो गहरे उतरने का बहुत सिंपल तरीका था कि एक तो मैं वो अपना अनुलोम विलोम करती थी, बहुत स्लो, मेरा पहली बात तो खाना में बराबर खाती थी, अनुलोम विलोम करती थी, आसन प्राणायाम करती हूँ डेली, और फिर बाद में वो श्वास कैसे जा रहा है अंदर भीतर, वो मैं देखती थी। और फिर मेरे शरीर पे कहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसका मैं उसको मैं ऑब्जर्व करती थी, मतलब एक साथी जो भाव बोलते हैं, इस ये जो शरीर के ऊपर क्या हो रहा है, मैं इसका मैं ऑब्जर्व करती थी, ऐसा मतलब। आज भी मैं वो करती हूँ, लेकिन हर दिन फिर नया करना पड़ता है कि माइंड को भी थोड़ा ऐसा रहता है कि
हर दिन थोड़ा सा नया होना चाहिए अपने माइंड के लिए भी। एक एक चीज आप रोज करोगे तो बोर हो जाते हो, तो आप हर दिन कुछ ना कुछ नया, मतलब ऐसे मैं इस तरह से मैं ध्यान करती आई, मतलब तो बहुत, मुझे आज 18 साल हो गए ध्यान करते करते। 3 घंटे रोज का ध्यान होता है मेरा आज भी। मैं काम पे जाती हूँ तो दोपहर के 1 बजे जाती हूँ, मैं सुबह के टाइम कभी नहीं जाती हूँ, मेरी सुबह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा ये लाइफ में मेरा ये प्राइमरी मतलब ये है कि मेरे को ध्यान, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ की। उसके बिना मेरे मतलब वो मुझे करना ही रहता है सुबह। फिर वो बाकी का दिन मैं अपना काम करती हूँ जो भी है, लेकिन सुबह का टाइम मैं बहुत, मेरा पर्सनल टाइम है, मतलब बहुत ऐसा है ये मतलब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी सभी जो जुड़े हैं, चंदू जी का मैसेज भी आया कि बहुत इंस्पायरिंग इंफॉर्मेशन है। तो अभी लोगों को कुछ प्रश्न पूछने हैं, मैं जरा जल्दी लेती हूँ और भी उषा जी के बारे में बताना उषा है। जी, उषा जी ने, हाँ जी आप बोलिए। पूछिए अब आनंद जी। एक दो बातें मैं और आपके साथ ऐड करना चाहूंगा। आपने जो बातें बताई बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। मैं भी ध्यान जब करता हूँ तो मैं ध्यान, पहले मेरा ध्यान नहीं लगता था, बैठ नहीं पाता था नीचे में, तो मैंने योगाभ्यास, देखिए ध्यान के लिए आसन की स्थिरता जरूरी होती है। आसन की स्थिरता जरूरी होती है। जब तक आपका आसन नहीं सधेगा ध्यान आपका लगेगा नहीं। तो मैं आसन में सूक्ष्म व्यायाम या जिसे यौगिक क्रिया कहते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, और वही अपने स्टूडेंट्स लोगों को भी ज्यादातर मैं यही कहता हूँ, आप यौगिक क्रियाएं ज्यादा से ज्यादा करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। दूसरी बात, लॉन्ग ब्रीदिंग। जब तक आपका श्वास लंबा नहीं होगा, श्वास, ध्यान की एकाग्रता के लिए श्वास का लंबा होना बहुत जरूरी है। लॉन्ग ब्रीदिंग का हमारे प्रेक्षा ध्यान के अंदर एक विशेष प्रयोग बताया गया है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा, लॉन्ग ब्रीदिंग। तो मैं जब भी खाली पीली बैठा रहता हूँ, मैं खाली लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, मेरा पूरा कंसंट्रेशन श्वास के ऊपर रहता है लॉन्ग ब्रीदिंग पे। तो इस बारे में आप थोड़ा मार्गदर्शन देगी हमारे इसमें योग कितना जरूरी है और लॉन्ग ब्रीदिंग कितना जरूरी है हमारे लिए? एक्चुअली योग तो देखिए, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि देखो, आसन और प्राणायाम जो है, ये आसन तो है कि जैसे कि शरीर का है, लेकिन जो एक जो ब्रीदिंग से आप जाते हो तो आप एक सटल लेवल अंदर का, अंदर ही अंदर जाना रहे, गहरे गहरे उतरते जाओगे आप। तो एक तो ये है कि मैं दूसरा एक और बताती हूँ, आपके पास बिल्कुल सही है कि श्वास तो अपने को देखो, आप अच्छा खाओगे, अच्छा शरीर स्वस्थ रहेगा तो श्वास आपको ऑटोमेटिकली आपका अंदर तक, आप जो बोलोगे तो वो पूरा उसका जो एक शब्द जो आप न बोलोगे ना, उसका रिएक्शन डीप तक जाएगा। वो आप ध्यान रखो, वो श्वास ऑटोमेटिक डीप होता है, लेकिन आपका शरीर बिल्कुल, आपको ये रोज के रोज शरीर का शुद्धिकरण करना पड़ता है। जी, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा, मैं गलत खाऊंगी तो मेरा 1 घंटा दूसरे दिन खराब हो जाता है सिर्फ शरीर को शुद्ध करने में। तो मैं इतना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है सुबह कि मैं 1 घंटा उसमें खराब करूँ। तो अच्छा है ना, इतनी सारी चीजें तो मत खाओ ना, 100 चीजों में से 15 50 तो है ना खाने के लिए आपके लिए। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आप जब श्वास करते हो तो वो श्वास, तो थोड़ी सी क्रिया करो तो ऑटोमेटिकली जब शरीर शुद्ध होता है तो श्वास ऑटोमेटिकली डीप जाता ही है, मेरे हिसाब तो चला जाता है डीप, जी, शरीर शुद्ध रहेगा आपका सही, तो। सही बात। दूसरा दूसरा एक और मैं बताती हूँ आपको कि एक और तरीका है ध्यान करने की। तो मैं जैसे श्वास में आपको बता रही थी, न बोलो तो वासु, देखो अपनी चंद्र नाड़ी है, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं अपने अपने 12 खड़ी के अंदर कि वो उसमें चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। किस, जैसे र बोलेंगे रवि का तो उसमें सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी आपकी। वासुदेव के व में आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। तो ये आपको मतलब चंद्र नाड़ी मतलब क्या, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और आपका राइट नॉस्ट्रिल आपका ये है सूर्य नाड़ी, ठीक है ना। तो ये आप बोलोगे, आपको खुद को मालूम पड़ेगा, ये आप करोगे कि हाँ, वासुदेव का क्यों ऐसे, ये इसमें क्या हुआ, रवि के अंदर सूर्य के इसमें क्या हुआ, मतलब तो ये आप हर हाँ, पूरा हाँ, कॉम्बिनेशन है ये सारा। तो आप देखोगे कि कैसे ये लोगों ने मंत्र बनाए हैं कि सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो रही है, ये भी हो रही है, दोनों के एक्सट्रीम पे जा रहा है, ये आपको खुद आपको समझ में आएगा। दूसरा एक और तरीका है, ये आप इस पे ध्यान रखोगे तो आप बिल्कुल गहरे उतरते जाओगे, आपको एक एक शब्द आपको गहरा जाएगा। दूसरा एक और है कि आपके जो ये जो माउथ के अंदर जो पूरा अपना सिस्टम बनाया है ना, अपनी जो देन है अपने मनुष्य की, ये जो अंदर जो आपसे, जैसे हर अल्फाबेट है आपका, जैसे पूरी 12 खड़ी है, आप देखोगे कि एक एक जीभ के अंदर आपके एक दांत को टच करता है, कोई कहाँ टच करता है, उसका सब पर्पस है ये सारा का सारा। आप देखोगे कि आपके जो ये स जो बोलते हैं तो कहाँ जाता है जीभ के ऊपर, वह बोलो तो कहाँ जाता है, जी, गोपाल, जैसे अभी जैसे श्री कृष्ण भगवान के नाम है गोपाल, गोविंद, गिरिधर। देखिए नाम कितने सुंदर है, गोपाल के अंदर ल के अंदर देखिए तो मूलधार चक्र हो रहा है। गोविंद में देखिए तो उसमें वह आता है, उसके अंदर आपका स्वादिष्टान चक्र हो रहा है। गिरिधर देखो तो उसके अंदर आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट। इस तरह के नाम दिए भगवानों के। अभी आप देखो गोविंद और गोपाल बोलो, और गोपाल राधे राधे गोपाल, अब सोचो तो सही कि क्या है ये सब, भजन करने से क्या होता है।
ये सारा का सारा आपके बॉडी के अंदर ये सब पॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है इनके दिए हुए भगवानों के नाम के जो कॉम्बिनेशन है। जैन धर्म के भी सारे के सारे ये 24 तीर्थंकरों के जो नाम है, इनके हर नाम के अंदर ऐसे पूरी क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत बड़ा रहस्य है इनके अंदर छुपा हुआ है, नामों के अंदर बहुत बड़ा रहस्य है ये। जो सही बात। 12 खड़ी जो है, 12 खड़ी कहने का अर्थ ये है कि 12 खड़ी ये बिल्कुल डिवाइन है, ये डिवाइन चीज है ये। और मंत्र तो इन्होंने जो ऋषि मुनियों ने हमें मंत्र दिए है, बहुत बड़ी चीज है, उनकी पूरी जिंदगी की तपस्या का मूल है ये। हम वो उतनी आसानी से लेते हैं लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। तो एक एक मंत्र को आप देखो, ये कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा, तो आप ये जैसे कि नाक में आप कहाँ से श्वास जा रहा है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, आप अपने मुंह के अंदर भी आप कॉन्सेंट्रेट करके देखो कि कौन सा ये बोलने से मेरे कहाँ जाता है, ये जीभ में कहाँ टच हो रहा है, क्या हो रहा है ये। और उतना ही आप गहरे उतरते जाओगे आपके अंदर, उसमें उतना ही आप ऑटोमेटिकली आपको जितना आप गहरा उतरोगे उतना ही आपकी मतलब कि आपको उतना ही मतलब ऐसा है कि ये जो पूरी ऊर्जा नीचे की ऊपर जाती है तो आपके कंपैशन आता है। बहुत बढ़िया। नाइस। उषा जी, सबसे पहली बात मैं भी बताना चाहूंगी आनंद भाई जी, जैसे मेरा भी बिल्कुल ध्यान में मन नहीं लगता था, बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं। मेरे को खड़े रह के करने को कहा तो भी मुझे झटका आता था, नींद जैसा खड़े रहने में भी। मैंने प्रमुख शास्त्री जी, किशन लाल जी मुनि, धर्मेश मुनि, सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे ऐसा क्यों होता है, कुछ रास्ता बताइए। पर कभी कभी ऐसे होता है कि कोई अवरोध जैसे होते ही है, वो हमारे पूर्व जन्म के भी आते हैं, तो वो वही सोचते सोचते। पर अब जैसे जैसे मैं कर रही हूँ मुझे पता नहीं चलता, मैं 45 मिनट के सामायिक में 45 मिनट का ध्यान करना चाहती हूँ, पर 1 घंटा ऊपर हो जाता है, पर पता नहीं चलता है आजकल। तो ये सब होता है। परंतु जैसे उषा जी ने कहा, उषा जी मुझे भी आपको बताने में बड़ी खुशी हुई कि हमने अभी ना हर अल्टरनेट सोमवार, 15 दिन के एक दिन में सोमवार को हमने आहार विषय लिया है। और ये भी आहार विषय पर महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर लिखा है। तो उन्हीं के किताब के आधार पर मेरा भी यही कहना है कि कोई भी स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य और भावनिक स्वास्थ्य हो, सबका संबंध आहार से है। जब तक आहार ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है भाव और शरीर तो पूरा हमारा स्वास्थ्य का मूल आधार ही संतुलित भोजन है। तो भोजन ठीक नहीं होगा तो नहीं होगा। और आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारा जो शरीर है उसका मूल्य केवल 10% है, केवल 10% है, ध्यान से सुनिए। और हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य के दृष्टि से वो है 30% और भावनिक स्वास्थ्य वो 60% है। तो उषा जी, हमारे जो लोग उलझे रहते हैं ना, वो इमोशन में, भावनिक स्तर पे ज्यादा उलझे रहते हैं। किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बारे में रात दिन दिमाग में ना लोग रहते हैं उनके। उसने वो कहा था कुछ साल पहले, वो हो गई, ये भावनिक बहुत बड़ा। और आश्चर्य लगेगा आपको उषा जी, मैं आपको बताऊंगी कि हमें बहुत प्राउड होता है, खुशी होती है कि स्पेशलिस्ट शरीर के डॉक्टर है। मानसिक डॉक्टर बहुत है, काउंसलिंग में बहुत बड़ी, परंतु इमोशनल डॉक्टर बहुत कम है। परंतु हमारे गुरु इमोशनल डॉक्टर है, इन्होंने दिया है ऐसा ज्ञान। तो आपको बताती हूँ कि प्रेक्षा ध्यान में अनुप्रेक्षा एक प्रयोग है। अनुप्रेक्षा वो है इमोशन पे, 12 इमोशन हमारे में दिए हुए, 12 भावनाओं का अभ्यास जैन धर्म में किया जाता है। और उसके साथ महाप्रज्ञ जी ने अभ्यास करके 16 भावनाएं हमें एमए को पढ़ाई जाती है। तो एक एक भावनाओं का अभ्यास करेंगे तो उसका कॉन्ट्रा विरुद्ध बात मतलब हमारे शरीर के ऊपर असर करते जाएंगे। तो वो भावना, जैसे भय लगता है तो वो कैसे दूर होगी, सहिष्णुता नहीं, गुस्सा तो 1 सेकंड में आता है। मैं खुद को भी आता था, इतना आता था कि मतलब पूछो ही मत। पर अब मेरे सामने भी कुछ होता है तो उतना नहीं आता है जितना पहले आता था। ये सब कंट्रोल होता है जब हम अनुप्रेक्षा करेंगे। तो ये सब की बहुत आवश्यकता है। और महाप्रज्ञ जी ने आहार का जो बताया, हम उसी पर जा रहे हैं। पहले हम इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बॉडी के लिए क्या जरूरी है वो देख रहे हैं, और उसके बाद आहार का विज्ञान महाप्रज्ञ जी ने हमें ध्यान के लिए क्या बताया वो भी हम करने वाले हैं। तो ये हमने प्रोसेस ऑलरेडी शुरू किया। ये बहुत सालों से मेरे मन में था, परंतु हमारे आनंद भाई जी की कृपा से, आनंद भाई जी इतना मतलब नॉन स्टॉप 365 दिन राइट टाइम, 6 बजते ही नहीं 5-10 मिनट पहले उनका चालू होता है। फोन भी करेंगे, जुड़े कि नहीं जुड़े, जुड़ो। मतलब ये जो एक व्यक्ति होता है वो इस तरह करता है, तो दूसरे व्यक्ति उनके साथ जुड़ के सबका साथ तो होगा सबका विकास। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि समय की मर्यादा आज चल रही है, तो आप अपने को कुछ भी पूछना है तो फ्रैंकली आराम से पूछिए। और अपना आपको कैसा लगा उषा जी का अनुभव, और उषा जी के बारे में जानना है तो उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी है। वो किताब तो मुझे इतनी पसंद आई कि मैं इंग्लिश बहुत कम पढ़ती हूँ, मुझे कंटाळा आता है क्योंकि उसको टाइम बहुत लगता है। जो जिस दिन मेरा एक दिन में एक किताब
पढ़ के पूरी हो जाती है उषा जी, परंतु मुझे इंग्लिश पुस्तकों को पता नहीं कितने दिन लगता है, मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, समझ में नहीं आता और प्रॉपर। परंतु उषा जी की किताब मैंने हाथ में ली और पूरी होते तक रख भी नहीं पाई मैं उसको, और वो इतने मुझे इजी तरह समझ में आ गए, और इतनी सुंदर किताब हो। तो ऐसी किताब लिखने का, और वो कॉमन किताब नहीं है, अपन जो भाषा, इसमें बहुत सारे तत्व बताए, बहुत सारा आध्यात्मिक लेवल भी है, इमोशनल लेवल भी है, सब प्रकार का वातावरण से उसके क्वेश्चन के आंसर भी अपने आप दिए हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो जो स्कूलों में जाके पढ़ाती वो भी बहुत जानने जाता है। तो हम 2-5 मिनट लास्ट में और लेंगे, पर पहले किसी के प्रश्न हो तो उसको प्राधान्य देते हैं, और फिर हम उषा जी को अपने पुस्तक और पढ़ाई के स्टूडेंट्स के अनुभव के बारे में बताने के लिए। तो प्लीज आपको फ्री माइंड से आप कुछ भी पूछ सकते हो, ये आपके अनुभव बताइए, कैसा लगा उषा जी का एक्सपीरियंस? यस जय जिनेन्द्र। उषा जी, क्या हम मनोज जी, हाँ, एक बार मनोज जी को बोलने दीजिए, उसके जय बाद आप जिनेन्द्र बोलिए। की जानकारी बहुत अच्छा था, मार्गदर्शन बहुत अच्छा किया। एक सवाल था, ध्यान में मन नहीं लगता, उसके लिए क्या करना चाहिए? यही तो बात है आहार मित्र। बदलना चाहिए, आपने जवाब दिया है, आहार। मनोज, दूसरा पूरा आहार चेंज करो। और टेक्निक है, छोटी सी बात है। आपके देखिए क्या करना है, जैसे कि आपके दिमाग में जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, आपके जो आ रहे हैं विचार ना, आपको क्या करना है कि जितने भी विचार आ रहे हैं, आप किताब एक कागज में उस पर लिखो सब। और वो जितना भी जो भी जिस तरह गुस्सा आ रहा है, जो भी आ रहा है, किसके बारे में जो कुछ भी आ रहा है, आप कागज पे लिखो सब बैठ के, और फिर उसको फाड़ के फेंक दो। फिर विचार आ रहा है, फिर लिखो, आप 3 बार लिखो, चौथी बार विचार आपके दिमाग में नहीं आएगा। सिर्फ ट्राई वाह, करिए, आप 3 बार करिए। बहुत आप बहुत सुंदर। फेंक दो, फिर लिखो, फिर फाड़ के फेंक दो, फिर आ रहा है विचार, फिर लिखो, फाड़ के फेंक दो, नेगेटिव थॉट्स ना। यस, फिर ये, और ऑफ कोर्स एक बात ध्यान रखिए कि खाना जो आप खाएंगे, आप सपोज एक दिन आप देखिए अपच आपके शरीर में है, आप पिज्जा खा रहे हो, पास्ता खा रहे हो, कुछ गलत समोसा खा रहे हो, कचौरी खा रहे हो, तो आपके शरीर में अपच होगा, तो आपके दिमाग में विचार भी वैसे बिल्कुल वैसे ही, मतलब दिमाग डिस्टर्ब रहता है, दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहेगा आपका। और जिस जो अब सब तरह के विचार आएंगे। अगर आप सात्विक खाना खाओगे तो वो विचार ऑटोमेटिक चले जाते हैं, वो आते ही नहीं है, वो आपके यहाँ अच्छे विचार ही आएंगे आपको। खाने का और विचार का बहुत डायरेक्ट संबंध है, रिलेशन है। आप पिज्जा बहुत खाओ, पिज्जा इज नॉट अ गुड फूड, ठीक है ना। तो उसी दिन देखना आपके दिमाग में कैसे विचार आते हैं। आप सात्विक खाना खाओ, आप देखो कि आपके दूसरे दिन आपके ऑटोमेटिक विचार आपके अच्छे आएंगे। कंचन जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। कंचन जी कुछ पूछना है ओम आपको? आरंभ करे, एक बार सब ओम आरंभ करे। उषा, यस, ओम आरंभ। उषा जी, ओम। कंचन जी बोलिए। हाँ जी, मैं कंचन, बस यही कहना चाहती थी कि जैसे ही मैं कुछ ऐसा ध्यान करने के लिए बैठती हूँ, मुझे नींद सी आ जाती है। मैं भी बोलना चाहती हूँ एक बार, कलका जी। हाँ, हाँ बोलिए बोलो चंदू जी। चंदू जी। वास्तव में सही है कि आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी अपने आप पर कंट्रोल भी तो करना बहुत मुश्किल काम हो रहा है ना। हमारा अपने आप आहार को बिल्कुल बिल्कुल सात्विक है, बिल्कुल सात्विक। हाँ, हम प्याज तक भी नहीं खाते। चलो, कंचन जी नहीं को नहीं, नींद बहुत आती है, उनके समस्या का समाधान दीजिए, फिर चंदू जी का समाधान देंगे कि कंट्रोल नींद करना बहुत मुश्किल। नहीं, नींद आती तो सो जाइए, सच बात है। सो जाइए, फिर नींद पूरी हो जाएगी, उठ जाना, फिर ध्यान करने बैठना, फिर नींद आए तो फिर सो जाना, फिर उठ जाना। सिंपल बात है। उषा जी, नहीं, मैं कहती हूँ आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे भी बहुत नींद आती थी, इतनी नींद, मतलब 8 घंटे अगर मैं नींद लूं, नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं ध्यान में बैठूं, फिर भी मैं सो जाती थी। मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे इतनी नींद आती थी कि जैसे ध्यान और नींद, जैसे मैं खड़े होके, मुझे बोले खड़े रह के ध्यान करो। हम कुछ ना कुछ हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं ना, कषाय होते हैं अंदर। तो साध्वी श्री जी ने भी मुझे बताया था कि हल्का कुछ अंतराय होते हैं अंदर, वो अंतराय जब तक खत्म नहीं होंगे ना, तो उसके लिए भी हमें बाकी सारी क्रियाएं करनी पड़ती है उषा जी। केवल खूब सोने से नींद पूरी होके ध्यान नहीं होता, ये अनुभव मैंने खुद, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने 15 साल, समझ लो आप, 10-15 साल इसके पीछे पड़ गई थी कि मुझे नींद क्यों आती है, ध्यान क्यों नहीं लगता है। अब होने लगा है, बिल्कुल अभी होने लगा है, अभी नींद नहीं आती। अब तो पता ही नहीं चलता है, 3:30 बजे उठ के लगता है कि मैं ध्यान में बैठ जाऊं। कंट्रोल करती कि नहीं, 5 बजे तक तो सोना, इतने जल्दी उठना नहीं। मतलब ये अपने आप होता है, परंतु उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। लगता नहीं, इसलिए फिर छोड़ देना नहीं चाहिए, जैसे भी लगे आप बोलते वैसे बैठना चाहिए। तो अभी हमारे चंदू जी का प्रश्न, आहार सामने आता है, परिवार के लिए बनाते तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसके लिए बताइए, कुछ बता। सिंपल देखिए, मैं बात बताती हूँ।
कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं तो खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास बिल्कुल टाइम खराब करने के लिए नहीं है। मैं ये खाऊंगी और फिर मैं कल सुबह उठ के 2 घंटे खराब करूंगी, मेरा पूरा ध्यान चला, तो क्यों मैं झंझट में पड़ूं? अच्छी चीजें मिलती है, बहुत अच्छा है खाने के लिए, सब सही आप अच्छा बात खाओ है, अच्छा खाएगा। सच बात तो ये है, ये सही अपने बात हेल्थ है, के सही लिए भी बहुत अच्छा है। सही बात मैं है, आप कह रहे हैं वो बहुत सही बात है। मेरे घर पे ऐसा ही है, मेरे हस्बैंड दीपचंद जी कुछ भी खाते नहीं, गलत कुछ भी नहीं। वो बोलते जब तक तुम उबली हुई सब्जी मुझे नहीं देंगी तो तब तुम सच्चे अर्थ से योगी भी नहीं हो। मैं इतना तो नहीं कर सकती, मुझे भी खाने का शौक है, मैं थोड़ा सा बहुत तो खाने के बारे में मतलब वीक पड़ती हूँ, परंतु सही है, मेरे किस्मत अच्छी कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले, यानी ऐसा परिवार जहाँ अच्छा खाना नहीं चाहिए, एकदम सिंपल चाहिए सबको, तेल कम, मिर्च कम, और न, तो ऐसा बनाना अपने लिए मुश्किल होता है, परंतु वैसे खाने से मुझे भी कितना फायदा होता है वो मैं जानती हूँ। तो अपने आप को, जैसे उषा जी ने कहा, बिल्कुल एक अपने बात आप मैं को, कि लोगों का ये जो भ्रम है ना कि अच्छे मसाले डालो डालो तो खाना हाँ टेस्टी बनता है। आप सिंपल खाना खाओगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वही चीज, वो एक सब्जी का एक टेस्ट आता है जो जो मसालों से खराब हो जाता है, तलने से खराब हो जाता है। आप उसको नेचुरल जो होता है फूड, उसका नेचुरल का अपना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप खा के देखो, एक बार उसकी आदत लग जाएगी तो आपको बाकी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका अपना एक बहुत अच्छा, एक रोटी और घी के साथ सिर्फ रोटी घी खाओ, इतना सिंपल है वो खाना, वो भी बहुत टेस्टी होती है। लेकिन आप ये शुरू करेंगे ये आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, एक दिन आप एक रोटी का टुकड़ा लीजिए और 32 बार चबा के देखिए, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मिठास आएगी। और मैं करके देखती हूँ, करके दिखा है मैंने, बहुत अच्छा लगता है। जी, मैं बिना सब्जी, हाँ जी, और कोई आजकल जो पूछना चाहता है? आजकल जो ये पैक फूड जो बाजार में इतना बिक रहा है, जो बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, सभी बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन उसमें जो चीजें डाली जाती है उसका एक नशा सा होता है और उसकी लत लग जाती है। आप आज चिप्स भी है तो बाजार का चिप्स आप ला के खाते हो तो बहुत टेस्टी लगते हैं, तो उसमें ऐसा केमिकल डला हुआ रहता है जिसको आप खाओगे तो उसकी एक दो बार खाओगे तो उसकी आपको ऐसा नशा सा आएगा और एक आपको उसकी आदत सी पड़ जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करने के लिए रसनेंद्रिय पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, कहते हैं, लेकिन इसको जब तक आप नहीं करेंगे, सही कहा आपने, तो जब तक आहार हमारा सही नहीं होगा हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। बहुत बिल्कुल सही बात है। देखो आप कहीं भी जाओ, आज भी हमारे घर के सामने पोंग का बहुत बड़ा स्टॉल लगता है। पोंग यानी ज्वार का होता है ना, वो कुमड़ा, उसको पोंग बोलते हैं, हुरडा बोलते हैं महाराष्ट्र में उसको। तो वो हमारे सामने स्टॉल लगा है। अब वहां मैं देखती हूँ कढ़ाई होती है, इतनी बड़ी कढ़ाई 5-6 किलो की, और उसमें 3-4 किलो घी डाला जाता है, और वो उबलता रहता है, और उसमें दिन भर वो वड़े तलते रहते, फिर शाम को उसको ही ढकते, दूसरे दिन वही यूज करते, ढकते कि नहीं वो भी पता नहीं, परंतु वो इतना तलता है कि ऐसी तली हुई चीजें हम एक बार भी तला हुआ खाना नहीं चाहते। दूसरा, एक आहार के बारे में हमने एक रखा था, एक आहार स्पेशलिस्ट है कि जो कोर्स करके जॉब करती थी होटल में, उसका भी मैंने एक लेक्चर कहीं जगह रखा। तो वो बताती थी ग्रेवी इतनी बनाते हैं और डीप फ्रिज में डाल देते हैं, रोज ग्रेवी निकालते हैं, और बाकी भी रहती है ना वो दूसरे डीप फ्रिज में डाल देते, वापस उसको रीयूज करते रहते। तो बाहर का इतना मतलब खाना इतना खराब होता है बनाने के लिए। वो अभी वो एक जोक आया था, वो एक जोक के रूप में नहीं लो, पर सच्चा अर्थ से लिए कि जो नसीब में वो मिलेगा। आप बाजार में जाते हो और जो आलू निकाल रखते कि मुझे ये नहीं चाहिए, और अच्छा आलू लेते, दूसरे दिन वही बटाटे वड़ा खाने जाते हो, वही आलू आपके पेट में आ जाते। वो जोक था, परंतु ये बात सही है कि जोक नहीं है वो, नहीं हल्का ही जोक नहीं, वो सच्चाई है। हमारे सच्चाई है, यहाँ सही बात। यूएस में भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जो सब्जी सड़ी गली सब्जियां होती है, इंडियन रेस्टोरेंट वाले खरीद के लेके जाते हैं और सब्जी बनाते हैं और आपको खिलाते हैं। जानते हैं, सभी जानते हैं इस बात को। सही बात है एकदम। बिल्कुल चलिए, होता और कोई प्रश्न पूछना है तो प्लीज पूछिए, टाइम हो रहा है। थोड़ा सा उषा जी लास्ट में भी बोलेगी तो थोड़ा सा आप एक बार कुछ पूछना है, नहीं तो मैं फिर उषा जी को नम्र निवेदन करूंगी। यस संगीता जी बोलिए। जय श्री कृष्ण। सभी अच्छे टॉपिक लिया आपने, अच्छा समझा रहे हैं मेडिटेशन के बारे में। प्याज लहसुन से भी अपना मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, आप ये भी बता रहे हैं क्या? है। बिल्कुल 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 संगीता जी, ये फैक्ट है एकदम, डेफिनेटली यस। आप है ना संगीता जी, देखिए आप है ना एक महीने प्याज लहसुन मत खाइए, ठीक है, ध्यान करिए, ठीक है ना। फिर देखो आप कैसे ध्यान होता है, फिर एक फिर ध्यान करिए, फिर देखो कैसे आपको अंतर मालूम पड़ता है, आपको डिफरेंस खुद ही मालूम पड़ जाएगा। ओके, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा आप है ना एक सब चीज का
एक्सपेरिमेंट करो, मेरे बोलने पे मत जाइए, आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए, आप खा के देखिए 10 दिन तक और ध्यान करो, और फिर मत खाइए और ध्यान करिए, आपको खुद को अंतर आएगा, तो आप खुद को लगेगा कि भले मैं क्यों ऐसे करूं, मैं क्यों ऐसे खाऊं, ये सब चीजें आपको खुद आप डिसाइड करो। मेरे बोलने नमस्कार मैम। यस, नमस्कार मैडम। बोलिए। नाम बताएं और कहाँ से बताइए। सुनीता जी। यस, बोलो। डॉक्टर सुमिता जी हमारे साथ जुड़ी है, सुमिता जी भी जुड़ी है, डॉक्टर हाँ। सुनीता जी। यस, बहुत अच्छा Yes. रहा, हम सुन रहे थे आपके प्रोग्राम। और एक विषय बोलना था हमको। हमारे अनुभव में ये नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट भी होता है ध्यान में, हाउ दे इंटरफियर एंड ऑल दैट। Apart from Yes. there are 4 to 5 is the food, one is the energy, one is the sadhana that we are doing in continuity, and then the next this thing is negative energy effect also. So we will have to take protection. Apart from doing sadhana, we have to increase measures. It is said that all of us on an average in this Kali Yuga have about 4 centimeter thick negative energy coating, that is smoke like this thing that is deposited on us, and that is why we need to increase our satvikata, because on an average the soul purity is 20 to 25% now in Kali Yuga, at this point of Kali Yuga. Thought, every negative thought that we have, every negative act that we do, every thought, word and deed, everything, you know, even the food, Yes. as you Yes, said, then the सही। where if बहुत बढ़िया। black clothes, we are बहुत attracting बहुत negative बहुत बढ़िया सुनीता जी, बहुत बढ़िया। negative feelings of देखिए उषा जी जैसे उसका बोला है, ध्यान रखना है। यस, थैंक यू डॉक्टर जी, थैंक यू डॉक्टर मैम, आप बहुत गहराई में उतरी हुई है, आप भी बहुत अच्छे लेक्चर देते हो, इनका भी एक अच्छा लेक्चर हो चुका है। और जैसे उषा जी ने बताया और आपने बताया, ये किताबें आचार्य महाप्रज्ञ की छोटी सी किताबें, आहार विज्ञान, और आहार विज्ञान के द्वारा उन्होंने आहार विजय कैसे प्राप्त कर रहे हैं ये बता के उसके फायदे भी हमें बताइए, तो हम अंत तक वहां तक जाएंगे। तो आइए उषा जी से बात करते हैं, लास्ट पॉइंट उषा जी का कवर करते हैं। किसी को कुछ हाँ पूछो, सरिता। मदन बोलिए सरिया। हाँ मैडम नमस्कार, आपने बहुत अच्छा कहाँ से हो knowledge सरिया, दिया। कहाँ से हो मैं सरिया? नागपुर से बोलिए सरिया जी। हाँ बोलिए। सरला मदान बोल रही। हाँ तो मैडम ये बिना मंत्र के भी मेडिटेशन होता है कि सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान देकर? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मैंने बीच में एक ज्वाइन की थी PSSM करके, तो वो बोलते थे कुछ मंत्र नहीं, सिर्फ श्वासों को ही ध्यान दो। हाँ वो भी हो, और वहां से करिए, एक्सपेरिमेंट करिए ना, आप हर चीज का एक्सपेरिमेंट करिए। तो दोनों में कौन सा सही देते, मंत्र से करो या बिना मंत्र के करो? देखो सरिया जी, एक मिनट उषा जी मैं बताती, सरिया जी हर एक की सरला जी है, सरला जी। सरला जी, अच्छा हाँ, अच्छा जी। सॉरी, हर एक की प्रकृति अलग होती है, प्रवृत्ति अलग होती है। किसी को मंत्र में इंटरेस्ट रहता है, किसी को गीत में इंटरेस्ट रहता है, किसी को तो बस श्वास में इंटरेस्ट रहता है। तो अपनी प्रकृति देख के आपको क्या पसंद आता है, आपको अच्छा लगा मंत्र में तो आप मंत्र में ध्यान कीजिए। और विपश्यना केवल श्वास पे चलती है, विपश्यना में दूसरा कुछ भी नहीं होता, आसन भी नहीं होते, वो तो केवल बसते बाद श्वास देखो, जिससे वो तो बिना श्वास के उनका होता है। तो अलग अलग सिस्टम अलग अलग दिखाते हैं। और हमारे प्रेक्षक ध्यान में हमने सब प्रकार बताए, मंत्र ध्यान भी बताया हुआ है, रंगों का ध्यान भी बताया है, चैतन्य केंद्र भी बताया है, शरीर का मतलब शरीर केंद्र पर ध्यान दिखाया। तो सब करो, आपको जो पसंद आता है वो आपके लिए। अभी मुझे मंत्रों में ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा लोगस्थ में ध्यान लग रहा है, तो आप अपना चूज कीजिए। अनुभव से किसी के जाने से अपने खुद के एक्सपीरियंस से जाओगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, यस, धन्यवाद। वो उनका वही था कि कोई भगवान का भी ध्यान नहीं करना, मंत्र भी नहीं, सिर्फ श्वासों को ध्यान देना, बस यही था। बस कुछ भी करो जो आपको, जिसमें आपका मन लगता है वो करो, दैट्स ऑल। बात है, उनको आप है ना एक्सपेरिमेंट करिए, आप 1 महीना ऐसे करिए, फिर दूसरा 1 महीना फिर या 6 महीना ऐसे करिए, 6 महीना वो करिए ना, आप एक्सपेरिमेंट करिए खुद के ऊपर। आप देखिए कि खुद के ऊपर आपको कैसा लगता है, आपका कहाँ आपकी प्रगति कितनी हो रही है आपकी। आप एक्सपेरिमेंट करिए, हर चीज का आपको अनुभव होना चाहिए, खुद का अनुभव के ऊपर होना चाहिए सब कुछ।
यस, तो खाली एक उषा जी बताएंगे कि वो कहाँ पढ़ाने जाती है बच्चों को, मैं- बस वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक पॉइंट लास्ट कवर कर दीजिए। मैं बता देती हूँ कि मैं जैसे गुजरात के अंदर गांव में जाती हूँ, वहाँ पर मतलब 2-3 गाँवों में शुरू किया मैंने। एक गांव में मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम, अभी चालू है वहाँ पर। अब दूसरा स्कूल फिर से वो ये है कि गांव के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ तो लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो हमको आके स्कूल में आके मेरे को बोलते हैं, मैं वहाँ जाती रहती हूँ तो बोलते हैं कि मैडम हमारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लोग 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने बोला कि ये भाषा सीख, बोलते हैं और हमारे पास अभी टाइम भी नहीं सीखने के लिए, वो सीख भी नहीं सकते कॉलेज में जाने के बाद, इंग्लिश बोलना उनका फ्लुएंसी नहीं रहती है। इसके लिए मैंने बोला नहीं, ये इतनी सी बात है कि आपको पूरी जिंदगी दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लड़कियों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इसलिए मैं स्पोकन इंग्लिश सिखाती हूँ, मतलब स्कूल के अंदर 8th और 9th स्टैंडर्ड के अंदर बच्चों को सिखाते हैं तो इनमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि फ्लुएंटली इंग्लिश बात करें, गाँव के बच्चे। तो वो कारण है, तो मैं वो इसलिए मैं जाती हूँ कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए। प्लस इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, कि आपका पूरा नॉलेज बेस, आपका मतलब एक्सेस टू इंटरनेट देखो, बाहर की दुनिया में देखो, इंग्लिश इज अ मस्ट। इसलिए मैं इंग्लिश के लिए उसके ऊपर उनके जाती हूँ कि भी इंग्लिश सीखे और आगे उनकी प्रगति हो, लड़कियों की लड़कों की में कॉन्फिडेंस बढ़े। तो मैं ये बहुत मेरा खुद का मतलब कि मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि बच्चों में कोई बच्चा दुखी नहीं होना चाहिए जिंदगी में कि मुझे ये नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भाव होता है अंदर में आना नहीं चाहिए, हर और चीज पुस्तक, उसका कॉन्फिडेंस होना पुस्तक कैसे चाहिए। लिखी, पुस्तक कैसे लिखी आपने, वो इतनी डिफरेंट पुस्तक मैं तो सबको बताऊं। पता नहीं उस टाइम की बात थी, मैं बहुत इंस्पिरेशन आ गया, बस यूं लिखती, मतलब जो मेरे को लगता था जो लिख दिया मैंने, वैसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद भाई जी, आपको कुछ पूछना है तो, नहीं तो अपन एंड कर देते समय हैं। हो चुका है हमारा ऑलरेडी, यस तो यस, हम ज्यादा समय अब नहीं ले पाएंगे, समय की हमारी सीमा रहती है। तो Yes. अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, आपने बहुत ही आज जो चर्चा चली, निश्चित रूप से ये चर्चा बहुत ही बढ़िया सकारात्मक चर्चा चली। लोगों की जिज्ञासा जो थी उसका समाधान भी मिला, और ध्यान की गहराई में कैसे उतरे, ये बातें हमने कुछ नई बातें भी जानी हमने। तो बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी आपके वहां तो मेरे ख्याल से रात का समय होगा। यस, रात को भी आप आज हमारे लिए समय निकाल के बैठी है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय आनंदमय हूँ, हूँ, मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ, मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा सागर रहा, लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना आगत ही करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। ओम अरहम। सभी बहुत का बहुत